गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है सभ्य संसाधनों की उपयोगिता। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि शिक्षण कार्य में जो हमारे सभ्य संसाधन है उसकी क्या उपयोगिता होती है। हम इसमें देखते हैं कि जो हमारे सभ्य संसाधन है वह शिक्षण कार्य में अपना विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि सभ्य संसाधनों के माध्यम से जब भी हम छात्रों को शिक्षण कार्य करवाते हैं तो वह शिक्षण कार्य प्रभावी होता है। क्योंकि हमने देखा है कि हम छात्रों को पाठ्य पुस्तक से अध्ययन करवाते हैं तो वह छात्र को शीघ्र समझ में नहीं आता है। अगर हम शिक्षण कार्य में इन सभ्य संसाधनों का अगर हम उपयोग करते हैं तो छात्रों को पढ़ने में रुचि होती है और छात्र ध्यानपूर्वक शिक्षण कार्य कर पाते हैं। अब हम देखते हैं जो सभ्य संसाधन है वह 3 प्रकार के होते हैं: सभ्य संसाधन, दृश्य संसाधन और सभ्य संसाधन। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इन तीनों सभ्य संसाधनों का उपयोग हम शिक्षण कार्य में करते हैं, जिसके अंतर्गत हम छात्रों को मानचित्र के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से, ओवरहेड प्रोजेक्ट के माध्यम से हम शिक्षण कार्य करवा सकते हैं, जो कि छात्र के लिए वह प्रभावकारी होता है। अगर हम देखें तो शिक्षण कार्य में इन सभी संसाधनों का बहुत ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर हम वर्तमान समय में देखते हैं तो वर्तमान समय में सभी विद्यालय में इन सभी संसाधनों का उपयोग अत्यधिक किया जाता है, जिससे जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है वह प्रभावपूर्ण बन सके। अब इसके अंतर्गत उपयोगिता है वो हम देखते हैं। इसमें पहली उपयोगिता है विषय वस्तु की स्पष्टता में सहायता। अब जो सभ्य संसाधन है उनकी विषय वस्तु की स्पष्टता में क्यों सहायक है? सबसे पहले हम देखते हैं कि जो विषय वस्तु होती है उसको हम आसानी से स्पष्ट करके हम आसानी से अध्ययन कार्य करवा सकते हैं। इसके अंतर्गत हम देखें तो विभिन्न प्रकार की जो स्नातकियां होती है या हम कहें सिद्धांत होते हैं, उन विषय सामग्री को आसानी से हम स्पष्ट करते हुए अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारी जो विषय सामग्री है वह स्पष्ट सरल होनी चाहिए। अब सेकंड पॉइंट है विषय सामग्री में रोचकता का। अब इसमें जो नेक्स्ट उपयोगिता है वह है विषय सामग्री में रोचकता का विकास करना। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हम शिक्षण अध्ययन अध्यापन की जो क्रिया है उसको हम उसके अंतर्गत हम रोचकता उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए हम छात्रों को जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो रेडियो होते हैं, उसके माध्यम से हम शिक्षण कार्य करवा सकते हैं, जिससे हमारी जो विषय सामग्री है उसमें रोचकता उत्पन्न की जा सकती है और छात्र इन प्रोजेक्ट या इन रेडियो के माध्यम से जो अध्ययन कार्य है वह आसानी से या हम कहें रुचिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा कक्ष के वातावरण को सजीव सक्रिय बना। अब जो नेक्स्ट उपयोगिता है वह है कक्षा कक्ष के वातावरण का विकास, उसके वातावरण को सजीव और सक्रिय बनाना। अब हम देखते हैं कि हम जो संप्रेषण उपकरण है उसकी अपनी बुद्धि के अनुसार हम प्रयोग करके रोचकता या हम सजीव सक्रिय बना सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कक्षा में कई छात्र होते हैं जो सक्रिय होकर अध्ययन नहीं करते हैं, वह पीछे बैठे हुए सोते रहते हैं। अगर हमें कक्षा कक्ष में रोचकता उत्पन्न करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, छात्रों को मौखिक रूप से हम मानचित्र पर हम प्राकृतिक जो स्थला प्रक्रिया है उसके बारे में अध्ययन करवा सकते हैं। अगर हम कक्षा में मानचित्र ले जाकर अध्ययन करवाएंगे तो छात्र सक्रिय होकर उसको पढ़ने में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें छात्रों को सक्रियता उत्पन्न होती है। या इसके साथ साथ हम जो चलचित्र है उसका उपयोग करके भी छात्रों को शिक्षण कार्य करवा सकते हैं, जिससे कक्षा का जो वातावरण है वह सजीव और सक्रिय बनने लग जाता है। क्योंकि एक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि जब वह शिक्षण कार्य करवा रहा है तो कक्षा में का जो वातावरण है वह सजीव सक्रिय होना चाहिए, सक्रिय रूप से सभी बालक अध्ययन कार्य कर सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासनहीनता रोकने में सहायक। अब जो सर्वविद संसाधन है वो अनुशासनहीनता रोकने में कैसे सहायक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम जो परंपरागत ढंग से जो अध्ययन कार्य करवाया जा रहा था या उसको हम पाठ्य पुस्तक से करवाते हैं तो छात्र पढ़ने में निरस्ता आ जाती है, छात्र पढ़ते पढ़ते उब जाते हैं। तो हमने देखा है कि कक्षा में जो दूसरे छात्र होते हैं वह भी क्या करते हैं, एक दूसरे से मस्ती करने लग जाते हैं, छेड़खानी करने लग जाते हैं, जिससे जो शिक्षण प्रक्रिया है वह ठप होने लग जाती है। परंतु हम संप्रेषण उपकरण का उपयोग करेंगे तो हम अनुशासनहीनता रोकने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि जब भी हम इस संसाधनों का उपयोग करेंगे तो छात्रों का ध्यान केवल इन संसाधनों पर जाने लग जाता है, जिससे जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है वह नीरस होने से बच जाती है। फिर हम देखते हैं प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प। अब हम देखते हैं कि अगर हम छात्रों को कोई भी शिक्षण सामग्री है, शिक्षण वस्तु है, अगर हम छात्रों को कहेंगे कि आप उस चीज़ को पढ़ो, हम बाहर को उस चीज़ को फोर्स करेंगे तो छात्र क्या करते हैं, उस चीज़ को पढ़ने में किसी प्रकार की रुचि नहीं रखते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हम छात्रों को, अगर हमें लगता है कि हमारी शिक्षण प्रक्रिया है उसे हमें नीरस होने से बचाना है तो हम छात्रों को उस विषय वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव करवाएंगे। यानी हम छात्रों को, अगर हमें धाराओं की उत्पत्ति पढ़ानी है, ज्वार भाटा पढ़ाना है, तो हम छात्रों को प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव करवाएंगे।
क्योंकि जब हम छात्र को उस स्लाइड के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाते हैं तो छात्र अपने में ऐसा महसूस करते हैं कि वह उस चीज़ को लाइव देख रहे हैं, यानी वो प्रत्यक्ष अनुभव कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है शिक्षण बिंदुओं का विकास आसान। अब हम देखते हैं कि नीरस से नीरस जो शिक्षण सामग्री है उसको हम शिक्षण बिंदुओं के द्वारा हम छात्रों को पढ़ा सकते हैं, जिससे छात्र क्या करते हैं, क्रमबद्ध रूप से पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमें देखना है कि जो शिक्षण बिंदु है जो हमें लगता है कि छात्रों को शीघ्र समझ में आ जाएंगे या आसान है, सरल है, तो उसे हमें छात्र को पहले पढ़ा देना चाहिए। उसके बाद हमें छात्रों को जो कठिन शिक्षण बिंदु होते हैं उनका अध्ययन कार्य करवाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि शिक्षण बिंदु का विकास भी इसके अंतर्गत किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हम किस प्रकार करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने देखा है कि कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं वह सब समान नहीं होते हैं। किसी को सुनकर शीघ्र समझ में आता है तो कई जो छात्र होते हैं वह पढ़कर लिखकर भी समझ नहीं पाते हैं। तो हम क्या करेंगे, संप्रेषण उपकरणों के माध्यम से छात्र को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि अगर हम छात्रों को इन उपकरणों के माध्यम से या हम खेल विधि से पढ़ाते हैं तो छात्रों को वह चीज शीघ्र समझ में आ जाती है। तो हम इस प्रकार छात्रों का शिक्षण कार्य करवाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक शक्तियों का विकास। मानसिक शक्तियों का विकास, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हम संप्रेषण उपकरणों का प्रयोग करके छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास हम कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो छात्र होते हैं वह किसी स्थान, किसी आंकड़ों का तुलना करना, उसका माप तोल करना, उसके तथ्यों के द्वारा उसके निष्कर्षों पर पहुंचने का कार्य एक छात्र करना सीख जाता है, जिससे उनकी जो मानसिक शक्ति है उनका विकास होने लग जाता है। तो ये था सर्विद संसाधनों की उपयोगिता, यानी शिक्षण कार्य में अगर हम देखते हैं या हम भूगोल में देखें तो सर्विद संसाधन की जो उपयोगिता है वह किस प्रकार है। तो हमने इन पॉइंटों के द्वारा जाना कि सर्विद संसाधनों का उपयोग, सर्विद संसाधन हमारे लिए क्यों उपयोगी होते हैं। अब इससे संबंधित आज का आपको जो है कार्य है सभ्य दृश्य संसाधनों की उपयोगिताओं
का वर्णन कीजिए। सभी 10 संसाधनों की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मुंह पे मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।